वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 14 है और सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर, उसका ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम अपना पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उस टॉपिक के कौन कौन से पॉइंट कवर अप कर लिए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस, कि वर्क डन जो है आइडियल गैस पर या उसकी वजह से किस तरीके से होता है, ये हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने एक एग्जांपल कंसीडर की थी कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने गैस को फिल किया हुआ है और उसके ऊपर हमने अगर पिस्टन रख दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने लग जाएगा, जिसको हमने पॉजिटिव के तौर पर लिया था। इसी तरीके से सेकंड केस में हमने क्या किया था, टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया था, गैस को कूल डाउन किया था हमने। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे हम तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसको एज अ नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को भी डिस्कस किया था कि कब किस केस में हम इसे पॉजिटिव लेंगे, किस केस में हम इसे नेगेटिव लेंगे। वर्क डन किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। वर्क डन एट द सेम प्रेशर, फिर हमने एक केस दिया था जिसमें हमने कहा था कि अगर गैस को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन पर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते बन जाएंगे, जिस पर हमने देखा था कि एक बार हमारे पास सेम प्रेशर रह रहा था और दूसरे पर हमारे पास सेम वॉल्यूम रह रहा था। तो हमने काउंट किया था कि वर्क डन एट द सेम प्रेशर हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से वर्क डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा। वर्क डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने देखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो वर्क डन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। क्यों ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बनता है, कॉस 90 डिग्री आपको ज़ीरो वैल्यू देता है। तो इस तरीके से वर्क डन जो हमारे पास होता है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो आज के लेक्चर में भी हम अपना पिछला जो टॉपिक है उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे 4 रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए थे उनको हम स्टडी करेंगे। वो जो 4 केसेस थे, हमने कहा था कि आइडियल गैस को कंसिडर जब हम कर रहे हैं तो हम डिफरेंट केसेस पर भी इसे देख सकते हैं, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। इसी तरीके से हम इन चारों केसेस को आज अपने जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास केस है कि वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस में हम जो पहला ऑपरेशन ले सकते हैं वो हमारे पास है वर्क डन एट दी कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। वर्क डन एट दी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें क्या मिला था, यहाँ पर ये वही डायग्राम है जो हमने लास्ट में ड्रॉ की थी, अपने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ की थी। ये कैलकुलेशन भी हमारे पास वही है, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट ये फिगर हमने दोबारा यूज़ की है, ये वाली फिगर, तो इसलिए मैं इसे दोबारा से मैंने इस फिगर को यहाँ पर लगाया है। तो हम जस्ट आज के लेक्चर में इस फिगर को कंसीडर करेंगे, ये वाली जो फिगर है हमारे पास इसको कंसीडर करेंगे। ये कैलकुलेशन हम अपनी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। वर्क डन एट दी कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वर्क डन विल बी ज़ीरो। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वर्क डन ज़ीरो होगा किसके लिए, फॉर एनी प्रोसेस एट विच द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रहा हो, वहाँ पर हमारे पास वर्क डन हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। बिकॉज इन दिस केस रीज़न क्या है इसकी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इस वजह से हमें जो एंगल है 90 डिग्री का मिलता है, वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम कौन सी थी, ये वाली थी हमारे पास प्रीवियस डायग्राम। वी कैन से दैट द वर्क डन विल बी ज़ीरो। वर्क डन कहाँ पर ज़ीरो होगा, फॉर दी वर्टिकल पाथ ए बी एंड सी डी। अब इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास ए
और ये है हमारे पास बी वाला पॉइंट। अब ए से बी तक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहा है। इसका मतलब ए से बी तक जो हमारे पास वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। अब मैं इसे कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन एक्स एक्सिस पर हमारे पास फोर्स है। इस तरीके से ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं हम, लेकिन इस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स हमारे पास अलोंग दी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो दोनों के दरमियान एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो जब दोनों के दरमियान एंगल बन गया 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री आपको ज़ीरो वैल्यू देगा। तो इस तरीके से ए बी पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट जो सी है और ये वाला पॉइंट डी है हमारे पास। सी और डी के ऊपर भी हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो अगेन सी और डी के ऊपर भी हमारे पास वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा केस हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास बी और डी का केस और ए और सी का केस। ए और सी पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है और इनिशियल प्रेशर है। बी और डी पर आप देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन फाइनल प्रेशर है। अब इस तरीके से ये जो डायग्राम है ये हमने अंडरस्टैंड कर ली। अगेन हमने इसको डिस्कस कर लिया, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसे डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि इस डायग्राम में जहाँ पर हमारे पास वर्क डन जो है वो ज़ीरो है, वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन ज़ीरो नहीं था, वो हमने काउंट किया था, हमारे पास वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पर कोई ना कोई वैल्यू दे रहा था। नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉइंट वो यही है हमारे पास कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट प्रेशर को। जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा, किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल होगा। ये हमने जो हमारी लास्ट वाली थी कैलकुलेशंस उसमें भी हमने देखा था कि वर्क डन हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पर नेगेटिव ऑफ द वैल्यू आया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्क डन एट दी कांस्टेंट प्रेशर हमें क्या मिलेगा, द प्रोसेस एट विच देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर देन वर्क डन विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वर्क डन ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। कब, जब हम कांस्टेंट प्रेशर को कंसीडर कर रहे हैं। फ्रॉम द प्रीवियस फिगर, मैंने आपको फिगर से बता दिया था कि बी डी और ए सी वाले जो प्रोसेस हैं वो कांस्टेंट प्रेशर को शो कर रहे हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन है वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि वर्क डन का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया था -p इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ डी वी आ गया हमारे पास। क्योंकि अब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, पीछे हमने दो प्रेशर कांस्टेंट दिए थे, एक हमने पी आई लिया था, इसके लिए भी हमारे पास वर्क डन आया था -p i वी एफ -v i आया था, आपको याद होगा। और दूसरा हमने लिया था पी एफ, ये भी हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर था, इसके लिए भी हमारे पास सेम वैल्यू आई थी -p f इंटू वी एफ -v i, ये दोनों लिए थे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम ना तो इनिशियल प्रेशर की बात कर रहे हैं ना हम फाइनल प्रेशर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है मुझे जनरल जो प्रेशर है उसको डिस्कस करना चाहिए, इनिशियल या फाइनल को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने P लिखा है, यहाँ पर पी आई या पी एफ को मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। तो वर्क डन हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा वी एफ -v i, और ये जो प्रेशर वाली टर्म है हमारे पास, प्रेशर जो है हमारे पास फैक्टर, ये बाहर आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आया था फार्मूले में तो यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। जो इक्वेशन 2 है ये हमें बता रही है वर्क डन के बारे में, कहाँ पर, जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो ये हमने अपने दो केस डिस्कस कर लिए, वर्क डन एट दी कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्कस कर लिया और वर्क डन एट दी कांस्टेंट प्रेशर डिस्कस कर लिया। अब हम अपने थर्ड केस की तरफ मूव करते हैं कि वर्क डन एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 30 डिग्री सी प्रोवाइड कर रहे हैं या 40 डिग्री सी प्रोवाइड कर रहे हैं या 10 डिग्री सी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेचर क्या है हम कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं। तब हमारे पास क्या केस आएगा और तब हमारे पास पी वी डायग्राम किस तरीके से आएगी, ये मैंने पी वी डायग्राम यहाँ पर शो की है।
अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर वाले प्रोसेस हमारे पास होते क्या हैं। एनी प्रोसेस डन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा हो, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहा मैंने कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट रह रहा हो, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का सेम रहना। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रह रहा हो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देंगे। द कॉरस्पॉन्डिंग कर्व इज़ नोन एज द आइसोथर्म। अब इस प्रोसेस से मुझे जो कर्व मिलेगी, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, इस प्रोसेस से मुझे जो कर्व मिलेगी उसको मैं क्या कहूँगी, आइसोथर्म का नाम दूँगी। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सेकेंड वाला पॉइंट कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास कौन से होते हैं और आइसोथर्म हम किसे कहते हैं। अब दिस आइसोथर्म विल बी इन दी हाइपरबोला शेप। ये जो आइसोथर्म है जो हमें कहाँ से मिलेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस से, ये हाइपरबोला शेप में होती है हमारे पास। द पीवी डायग्राम फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस इज शोन। पीवी डायग्राम जो है वो यहाँ पर शो की गई है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पीवी डायग्राम हाइपरबोला की शेप में ही है। कब, जब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब ये वाली जो कर्व है इसको हम नाम देंगे आइसोथर्म का। ये हमारे पास आइसोथर्म है। यहाँ पर हमने क्या लिया कि एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर को लिया हुआ है। अब आप नज़र आ रहा होगा कि प्रेशर को जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए प्रेशर डाउनवर्ड डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास। अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूँ, ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, तो इसका जो कर्व होगी हमारे पास, यहाँ पर जो शेडिड रीजन मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका जो एरिया होगा ये हमें वर्क डन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर हमने पीवी डायग्राम को डिस्कस कर लिया। आइसोथर्मल प्रोसेस में अ प्रोसेस डन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइपरबोला ऑन द पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम पर हाइपरबोला से शो किया हुआ है। कब, जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास कि व्हेन द गैस एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट, जब गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है या कंट्रैक्ट होती है, तब हमारे पास क्या होता है, एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर। कंडीशन भी है हमारे पास कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो एंड कांस्टेंट प्रेशर हो, देन रिलेशनशिप बिटवीन द पी एंड द वी इज गिवन बाय द आइडियल गैस लॉ। क्या कहा मैंने कि जब भी हम देखें कि गैस एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर, फिर हमें क्या यूज़ करना चाहिए, पी और वी के रिलेशन के लिए हमें आइडियल गैस लॉ को यूज़ करना चाहिए। अब आइडियल गैस लॉ मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था कि आइडियल गैस लॉ हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसका मतलब है मैं इसकी कैलकुलेशन के लिए इसी लॉ को यूज़ करूँगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसे हम आइडियल गैस लॉ का नाम देते हैं। वी कैन फाइंड आउट दी वर्क डन, हम वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब वर्क डन हमारे पास नेगेटिव कब होगा, जब वी एफ जो है वो ग्रेटर देन हो वी आई से, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो आपका है वो ग्रेटर देन हो जाए इनिशियल वॉल्यूम से। और इसी तरीके से वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास वी एफ जो है फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए इनिशियल वॉल्यूम से। अगर फाइनल वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा है तो फिर वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कम है तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी की कुछ कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं कि हम वर्क डन को आइसोथर्मल प्रोसेस में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि हम आइडियल गैस लॉ को यूज़ करेंगे। तो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास आ गया आइडियल गैस लॉ।
एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, हम क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा हमारे पास। अगर मैं इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं तो आर भी यहाँ पर कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, तो इसका मतलब है ये सारी साइड हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया हमारे पास। वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल है कि माइनस पी इंटीग्रेशन डी वी, मतलब वी आई टू वी एफ इसकी लिमिट है हमारे पास। यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू फाइंड आउट करूँ इक्वेशन नंबर 3 से, अगर मैं P की वैल्यू फाइंड आउट करूँ प्रेशर की, तो मेरे पास आ जाएगा nRT डिवाइडेड बाय V। ये मैंने इक्वेशन 6 में लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन 6 को मुझे प्रेशर की वैल्यू मिल गई है जो इक्वेशन 6 में, इसी इक्वेशन 6 को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 5 के अंदर। इस प्रेशर की जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास आ गया nRT डिवाइडेड बाय V। नेगेटिव साइन मेरे पास एज इट इज ही रहा, इंटीग्रेशन ऑफ dV आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब यहाँ से जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी तो ये v जो है ये इधर चला जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log VF डिवाइडेड बाय VI। तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है ये हमें मिल गई वर्क डन की, कब? जब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और हम आइडियल गैस लॉ को यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ से ये भी मेंशन कर देंगे कि फाइनल वॉल्यूम अगर हमारे पास ज़्यादा हो तो वर्क नेगेटिव आएगा, अगर फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कम हो तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम जो है हमारे पास VF जो है ये ग्रेटर देन है VI से, जैसे आपने पीछे पॉइंट में डिस्कस किया। तो ये हमने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वन पॉइंट कि वर्क डन इन दी थर्मल आइसोलेशन में वर्क डन हमारे पास क्या होगा अगर हम एक गैस को कंसीडर करें और थर्मल आइसोलेशन ले लें। थर्मल आइसोलेशन हम किस तरीके से लेंगे कि कोई भी हीट ना तो उस सिस्टम के अंदर एंटर हो और ना ही लीव करे, तो उसको हम कहेंगे थर्मल आइसोलेशन। तो वर्क डन इन थर्मल आइसोलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमने गैस सिलेंडर लिया हुआ है, दैट इज़ हीटेड बाय द थर्मल रिजर्वायर। अब हम उसे थर्मल रिजर्वायर की मदद से हम उसे हीटअप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं थर्मल आइसोलेशन, मतलब कोई हीट ना तो एंटर हो ना ही लीव करे। ये जो केस था हमारे पास, जो पहले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया, ये हम शुरू से ही इस एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं। अब क्योंकि हमने गैस को ऑलरेडी हीटअप कर लिया है, मैं क्या करूंगी कि उसी गैस को अब मैं रिमूव कर देती हूँ थर्मल रिजर्वायर से, मतलब गैस सिलेंडर जो हमने हीटअप कर लिया है, अब उस गैस सिलेंडर को मैं उठा देती हूँ थर्मल रिजर्वायर से और उसे रख देती हूँ एक इंसुलेटिंग स्लैब के ऊपर। इंसुलेटिंग स्लैब का मतलब है कि ना तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकेगी और ना ही वो हीट को इमिट कर सकेगी कि वो गैस सिलेंडर के अंदर एंटर हो सके। तो इस तरीके से जो गैस सिलेंडर होगा वो कंप्लीटली आइसोलेशन में आ जाएगा कि उसमें ना तो हीट एंटर हो रही है और ना ही लीव आउट हो रही है सिस्टम से। दिस मीन्स गैस इज नाउ इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो जो गैस है वो कंप्लीटली आइसोलेशन में आ जाएगी अपने सराउंडिंग से, क्योंकि अब हमने गैस जो थर्मल रिजर्वायर था वो गैस से रिमूव कर दिया, हमने उसे एक इंसुलेटिंग स्लैब के अंदर रख दिया। तो यहाँ पर ना तो हीट एंटर होगी और ना ही लीव करेगी सिस्टम से, बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द हीट। हम तो कोई उसे हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे और जितना उसका टेम्परेचर था वही रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, इमिट भी नहीं हो रहा हमारे पास। इफ़ वी डू वर्क ऑन सच सिस्टम, अगर हम ऐसे सिस्टम पर वर्क करें, देन द टेम्परेचर ऑफ सच सिस्टम विल चेंज। तब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर हम कोई हमारे पास गैस सिलेंडर है या वाटर की बात कर लें कि हमने वाटर को हीटअप कर लिया है और हमने उसे अच्छी तरह गर्म करके फिर हमने किसी इंसुलेटिंग चीज़ के अंदर डाल दिया है, फिर जब तक हम उसको
उसका ढक्कन रिमूव नहीं करेंगे तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अ प्रोसेस कैरिड आउट इन द थर्मल आइसोलेशन इज नॉन एज द एडियाबैटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जो थर्मल आइसोलेशन में होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास कौन से होते हैं? थर्मल आइसोलेशन में होने वाले प्रोसेस। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। कंप्लीटली जो सिस्टम होता है वो आइसोलेटेड होता है, आइसोलेशन में होता है। ये वाला जो पॉइंट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को अच्छे तरीके से करना है। एक तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो थर्मल आइसोलेशन में होता है और इसमें कोई भी हीट एंटर या लीव नहीं होती सिस्टम से। हेयर इन आवर कैलकुलेशन वी यूज द फैक्टर। अब जब हम इसके लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है गैमा। ये जो नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगी उसमें फैक्टर आएगा गैमा। ये जो गैमा है बेसिकली ये रेशो है किसके दरमियान? स्पेसिफिक हीट की रेशो है ये। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.1 से 1.8 तक होती है। अब ये वैल्यू क्या शो कर रही है कि ये जो गैमा फैक्टर है जो बेसिकली क्या है हमारे पास? रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट है। ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे आपको इस वैल्यू से पता चल रहा है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1.1 से 1.8 तक होती है, मतलब ग्रेटर देन 1 हुई। और गैमा हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशो है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है कि जो गैमा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है या स्पेसिफिक हीट रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि यहाँ पर जो अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे गैमा फैक्टर के लिए और जो सिंपल कर्व ड्रॉ करेंगे तो जो गैमा वाली कर्व होगी वो ज़्यादा स्टीपर होगी एज कंपेयर टू सिंपल कर्व ऑफ PV। एट वन पॉइंट दोज बोथ कर्व विल इंटरसेक्ट। एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा जिस पर दोनों कर्व जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी। वी आर टू फाइंड द वर्क डन। हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है थर्मल आइसोलेशन प्रोसेस के लिए भी। तो इसकी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे। पहले इसकी PV डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें। अब यहाँ पर देखें प्रेशर y एक्सिस पर लिया हुआ है, V हमने x एक्सिस पर लिया हुआ है। एक डायग्राम जो है, एक जो कर्व है, ये जो सॉलिड कर्व मैंने बनाई हुई है, सॉलिड कर्व जो है ये मेरे पास PV गैमा के लिए है। और ये जो डॉटेड में मैंने बनाई हुई है ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए है। PV गैमा का मतलब है कि गैमा हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी ये जो कर्व है ये ज़्यादा स्टीपर है। आपको शो हो रहा होगा ये ज़्यादा स्टीपर है एज़ कम्पेयर टू दिस डॉटेड लाइन। तो ये जो गैमा वाला फैक्टर है जब ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो हमारे पास शो करेगा कि PV डायग्राम में इसकी जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर आएगी एज़ कम्पेयर टू सिंपल कर्व। इसके लिए हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने कहा कि PV गैमा, पीछे हमने कहा था PV हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमारे पास PV टू पावर गैमा आ गया। गैमा हमारे पास रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू रखता है, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। गैमा जो है बेसिकली डायमेंशनलेस पैरामीटर है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट का मतलब, रेशो का मतलब दो सेम चीज़ों के दरमियान ये रेशो है। स्पेसिफिक हीट के दो सेम वैल्यू के दरमियान रेशो है, इसलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा हमारे पास। बट विद कंपैरिजन ऑफ द इनिशियल वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूं इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू का क्या मतलब है? इनिशियल प्रेशर से और इनिशियल वॉल्यूम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास यही वाली वैल्यू आ गई। इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी PIVI टू पावर गैमा और प्रेशर हमारे पास आ जाएगा PIVI टू पावर गैमा डिवाइडेड बाय V टू पावर गैमा। इक्वेशन नंबर 11 आ गई हमारे पास। फॉर द एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने ड्राइव किया था अपनी लास्ट कैलकुलेशन में, जो हमने लास्ट लेक्चर में परफॉर्म की थी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से P की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, इस P की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड आउट कर ली है। इस P की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देती हूँ। PIVI टू पावर गैमा आ जाएगा, V टू पावर गैमा DV। तो ये हमारे पास इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई विद नेगेटिव साइन। हमारे पास नेगेटिव साइन हमारे पास फार्मूले से ही आया है। जब हमने डेरिवेशन की थी तब हमारे पास नेगेटिव साइन आया था।
तो अब हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन 13 को सिंप्लीफाई कर लिया हमने, पी आई वी आई बाहर और डी वी डिवाइडेड बाय वी टू पावर गैमा आ गया हमारे पास। इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय सेम पावर हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 16 आ जाती है। इस इक्वेशन नंबर 16 में जो चीज़ सेम है और विद नेगेटिव साइन है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास सेम रहेगी। रिमेनिंग फैक्टर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ, ये फैक्टर आ गया हमारे पास। और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, मतलब पी एफ की को मैंने इधर लिख दिया और वी आई को मैंने इधर लिख दिया। तो नेगेटिव साइन जो है वो पी आई के साथ आ गया, इसका मतलब नेगेटिव साइन बाहर भी आया तो नेगेटिव साइन बाहर वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा फाइनल वर्क डन आ गया। किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। हमने चारों केसेस को डिस्कस कर लिया अपने आज के लेक्चर में कि हमारा जो वर्क डन ऑन और बाय एन आइडियल गैस का टॉपिक था उसमें हमारे पास 4 प्रोसेस थे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थे, कांस्टेंट वॉल्यूम का, कांस्टेंट टेम्परेचर का, कांस्टेंट प्रेशर का और हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।